मैप गलत था हम्म। ए बी पे। तो सर आपने दो चीजें बताई हैं शुरू वाली, अभी तो आप कार्डिनैलिटी एंड में बता रहे थे ना, कितने नहीं सॉरी 1 to 1 बता रहे थे ना, जिसमें x1 इज इक्वल टू x2 था बिल्कुल एंड पे जब भी आप करा रहे थे। हम्म। सर इससे पहले आपने क्या चीज प्रूव कराई थी जिसमें यानी x इज इक्वल टू 0 ए आ रहा था और x इज इक्वल टू 1 बी आ रहा था? मैंने जस्ट इंटरवल के एंड पॉइंट्स को चेक किया कि क्या उन पे आंसर वो एग्जैक्टली वही आता है या नहीं आता। पहले तो वो चेक करना चाहिए ना कि इंटरवल की इन जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है उनको वो कवर कर रही है नहीं कर रही, मैपिंग कवर कर रही है नहीं कर रही। ये देखें, एक मिनट, मैंने ये चेक किया ना कि इस इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, और इस इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या जी है, ए है। तो आप इसको 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए आ जाता है, इमेज सेट का वो जी फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह आप इसका एंडिंग पॉइंट 1 पुट करते हैं तो इसका एंडिंग पॉइंट बी आ जाता है। तो मैपिंग तो वेल डिफाइन है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब आपने क्या चेक करना है कि ये क्या है, 1 1 है या नहीं। भाई 1 1 चेक करने के लिए आपने ये देख लिया कि ए और ए कैंसिल हो जाते हैं, बी और बी माइनस ए कैंसिल हो जाते हैं, x1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, x2 आ जाता है। ठीक है जी। ठीक है सर। तो अब दूसरा जो बाइजेक्टिव वाला काम है वो हम इसमें नहीं चेक करते होते हैं, उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं कि वो जो सॉरी ऑन टू जो है उसको हम ट्रिवियल मान लेते हैं कि वो होल्ड करती है। सो ये दोनों आपस में सेट्स आपस में क्या हो गए, बाइजेक्शन के तहत डिफाइन हो गए। इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है जी। अब इसमें जो है ना, आगे इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ जब हमने जाना है, इसमें एक ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी, वैसे आपको पता हो, वैसे इक्विवेलेंस रिलेशन तो आगे मैं डिफाइन करता हूँ, बट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास इसमें वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही होती है। वैसे अभी आप लोगों का 10 मिनट की ब्रेक है। सर लास्ट में 10 मिनट दे दीजिए। चले ठीक है, ये फिर लेक्चर कंटिन्यू कर देते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर हम इसमें देखें, मैं आगे इक्विवेलेंस रिलेशन भी डिफाइन कर देता हूँ। अभी कोई और रह गया। ट्रांजिटिव कैसे है कि अगर इस केस में ए की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम एज बी है, एंड आपको पता चलता है बी की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम एज सी है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम एज सी है। उसकी रीजन क्या है, अगर ए और बी की कार्डिनैलिटी सेम है इसका मतलब क्या है कि एफ एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ए से बी तक, जो कि क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है जी। अगर बी से सी तक आपको, बी और सी आपको पता है कि इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, इट मींस बी से सी तक एक फंक्शन जी एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि क्या होगा, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। ये क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है जी। अब आप चेक करना चाह रहे हैं कि ए और सी की कार्डिनलिटी सेम है या नहीं, तो क्या ए से सी तक कोई फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं? ए से सी तक कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? इन्हीं दोनों को आपने यूज करना है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसी को यूज करना है। देखिए जरा, कंपोजिशन फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। कंपोजिशन फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन होगा, एफ कंपोजिशन जी। एफ जी इस पे अप्लाई हो रहा है और एफ उस पे अप्लाई होगा, तो ये आपके पास, इसको सॉरी दूसरे वे में आप कंसिडर कर लें, जी कंपोजिशन एफ। एफ अप्लाई होगा, आंसर आपके पास किस में आएंगे, बी में आएंगे। बी के ऊपर आपने क्या अप्लाई कर देना है, जी अप्लाई कर देना है, तो वो किस पे मैप हो जाएगा, सी पे मैप हो जाएगा। तो बेसिकली आप इस तरह करके इस फंक्शन को कंसिडर करेंगे, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। तो एक्स जो है वो ए का एलिमेंट होगा, एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसका बन जाएगा, सी का एलिमेंट बन जाएगा। अब क्योंकि एफ बाइजेक्टिव है, जी बाइजेक्टिव है, तो इन दोनों की जो कंपोजिशन मैपिंग होगी वो भी क्या होगी, बाइजेक्टिव हो जाएगी। बाइजेक्टिव होने की वजह से ए और सी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो बेसिक मैं ये रिजल्ट बताना चाह रहा था कि अगर ए से बी तक आपके पास ए और बी आपस में इनकी कार्डिनलिटी सेम है, बी और सी की कार्डिनलिटी सेम है, तो ए और सी की भी कार्डिनलिटी सेम होगी। ठीक है जी। ये बेसिक रिजल्ट आपको बताना चाह रहा था। तो अगर इसमें एक्सरसाइज में हम जाते हैं, मैंने शायद बुक यहाँ पे ओपन की हुई थी, एक मिनट जरा।
आप लोगों को बुक शो हो रही है या वही व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? नो सर, चले व्हाइट बोर्ड भी शो नहीं हो रहा। अच्छा मैं कर देता हूँ। एक्सरसाइज में जब आप जाते हैं, एक मिनट जरा, जी मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 के मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आगे, recall that for a b belongs to r, a less than b, closed interval is defined by this। तो आप लोगों को डेफिनेशन पता है। show that the following given intervals have same cardinality by giving a formula for one-to-one function mapping first interval onto the second। आपने 0, 1 और 0, 2 को प्रूव करना है कि ये आपस में क्या है, इनकी सेम कार्डिनलिटी है। तो 0, 1 से 0, 2 तक, 0, 1 से 0, 2 तक आप लोग कैसे मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता चुका हूँ। 0, 1 से ए बी तक आप डिफाइन कर चुके हैं। तो वहां अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 है, और बी की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है जी? ठीक है। हाँ जी। तो आप इसको, वो मैपिंग जो जनरल मैंने आपको मैपिंग बता दी ए बी तक, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आप लोग देखेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बट ट्राई आप लोगों ने खुद करना है इसका। बी पार्ट देखें। बी पार्ट में क्या है, 1, 3 और 5, 25 को आपने प्रूव करना है कि ये इनकी कार्डिनलिटी सेम है। आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, इस 1, 3 को किसके कार्डिनलिटी सेम प्रूव कर सकते हैं, किसके साथ? 1, 3 को आप प्रूव कर सकते हैं कि इसकी 0, 1 के साथ होगी। सिमिलरली 5, 25 को भी प्रूव कर सकते हैं कि इसकी 0, 1 के साथ कार्डिनलिटी सेम होगी। जो मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे शेयर करके बताया था कि अगर ए सेट है उसकी कार्डिनलिटी बी के साथ सेम है, और फिर बी सेट है जिसकी कार्डिनलिटी सी के साथ सेम है, तो आप क्या कह देते हैं कि वो ए और सी की कार्डिनलिटी आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले प्रूफ ये करेंगे कि 1, 3 की 0, 1 के साथ कार्डिनलिटी सेम है। 1, 3 जो इंटरवल है उसकी कार्डिनलिटी सी जो 0, 1 है उसके साथ सेम है। फिर आप प्रूव करेंगे कि 5, 25 की जो कार्डिनलिटी है वो 0, 1 के साथ सेम है। तो उसके बाद आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि दोनों की आपस में कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी। कार्डिनलिटी सेम प्रूव करने के लिए आपको क्या बताना होता है, एक मैपिंग डिफाइन करनी होती है। मैपिंग बस बता दें तो आपका 90% काम कंप्लीट हो जाता है। जस्ट उसको आगे आपने 1, 1 और 2 प्रूव करना होता है। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? ये तीनों सर पार्ट फर्स्ट में फिर ऐसा क्यों नहीं करेंगे? फर्स्ट में तो हमें बेसिक सेट गिवन है ना, 0, 1, जिसके लिए मैं जनरल मैपिंग बता चुका हूं। नहीं समझ आई बात की? नो सर। नो सर। देखिए ना, मैं जब 1, 3 को पहले 0, 1 करेंगे और 5, 25 को भी 0, 1 करेंगे, तो इनको क्यों नहीं करेंगे? मैं बताता हूँ इसको क्यों नहीं करना। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, एक मिनट जरा। देखिए ना, जो ऊपर मैंने आपको मैपिंग बताई है वो किस किस की मैपिंग बताई थी, ये वाली। ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन करके दी थी, f of x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a इंटू एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक मैपिंग थी? ये मैपिंग 0, 2, 1, 0, 1 से 1, कहाँ तक? A, B, ए बी। S,
अब इस ए बी की जगह आप क्या लिख लें, इस ए बी की जगह लिख लें 02। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, वही 01 रहेगा, 01। ठीक है, और फंक्शन आपके पास एफ वही रहेगा। तो अब एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करेंगे ओह, समझ आ गई। जी? अब एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करेंगे? ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 A है, की वैल्यू 0, और बी की वैल्यू क्या है, 2। 2। ये फंक्शन कैसे डिफाइन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब यस Yes, सर। sir. अब मैं क्यों उसको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसके साथ लेके आना है, उस इसलिए लेके आना है क्योंकि आपको 01 और ए बी का पता है, ये जनरल मैपिंग आपको डिफाइन करके दे दी गई है। आप किसी और के साथ इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपने एक क्वेश्चन के अंदर वहां पे प्रूव करना है कि 01 जो है, मैं एक क्वेश्चन सामने इधर से रखता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन में है, सर अगर हमारे पास 01 नहीं है तो उसको 01 में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये देखें 01 को आप रिलेट कर सकते हैं 13 के साथ, कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 3 तो ये प्रूव हो B की जाएगा कि 3। आपस में ये क्या है, इनकी कार्डिनलिटी सेम है। फिर आपने प्रूव करना है कि जो सेट, ये किसकी आवाज आ रही है, दूसरा जो आपने प्रूव करना है कि 525, तो 525 जो है इसको आप यहाँ पे कंसिडर कर लें, और इसको आप किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं 01 के साथ। 01. अब इस केस में आपके पास ए की वैल्यू क्या है, 5 है, और बी की वैल्यू क्या है, 25 है। इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब जरा ये जो ऊपर अभी मैंने आपको बात बताई थी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये देखें जरा, इसकी 13 की कार्डिनलिटी 01 के इक्वल, 01 की कार्डिनलिटी किसकी इक्वल है, 525 की इक्वल है, तो 13 की कार्डिनलिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, 525 की। 525 के। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। अब आप लोगों ने एक छोटा सा काम इसमें करना है, मैंने मैपिंग आपको डिफाइन सर? करके दी। जी जी, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास 01 ना हो, जो 01 डिफाइंड होता है उसकी जगह कोई और नंबर हो, जैसे 35 हो गया, तो पहले हमें वो 35 नंबर को कन्वर्ट करना है 01 में? जी जी, ये एक जनरल मैपिंग आपको डिफाइन करके दे दी गई है ना, कि हर जगह पे वो अप्लाई हो सकती है, किसी भी क्लोज इंटरवल पे वो अप्लाई हो सकती है, जनरली डिफाइन करके दे दी गई है ना, इसका हर जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल के लिए। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इसी मैपिंग को डिफाइन करना है ए बी से 01 तक। कैसे डिफाइन करेंगे, देखें ये कौन सी मैपिंग है, ये बेसिकली एफ का क्या है, इनवर्स। इनवर्स। तो ये अब आपने डिफाइन करके बताना है कि इसमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स किस पे जाके मैप होगा। ये आप लोग साथ क्वेश्चन नोट कर लें, इसी यही मैपिंग आपको डिफाइन करके दी गई है। आपने जस्ट ये बताना है कि इसका अगर हम रिवर्स कर देते हैं, रेंज को, आप जो को डोमेन है उसको डोमेन बना देते हैं और डोमेन को को डोमेन बना देते हैं, या रेंज को डोमेन, डोमेन को रेंज बना देते हैं, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, ये यहीं से आपको आएगा। अगर आप लोगों को याद ना आ रहा हो तो आप सेकेंड ईयर की बुक ओपन करके इसको याद कर सकते हैं कि ये कैसे करते थे। मैं इतना सा हिंट आपको दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, अब मैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ आ जाता हूँ, इसके आपका बाकी क्वेश्चन एक दो आपको मैं आगे दे देता हूँ, पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ आ जाते हैं। रिलेशन, अब ऊपर वाले जो कॉन्सेप्ट्स हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे थे उसकी तरफ वापस आ जाएं। रिलेशन आर डिफाइन set u is said to be, फर्स्ट ये होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्शन, हर एलिमेंट अपना रिफ्लेक्शन होता है। एक्स एक्स बिलोंग करने चाहिए आर में, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू, यू के तमाम एलिमेंट्स के लिए
हर दो एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो दो एलिमेंट्स के उनका पेयर जो है वो रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। सिमेट्रिक अब ये जो है ये u क्रॉस u की हम बात कर रहे हैं, ये माइंड में रखें। इसमें दूसरा सेट कोई नहीं है, इसमें दूसरा सेट u खुद ही है, इटसेल्फ ही है। जैसे आप कल डिस्कस कर रहे थे r क्रॉस r, रियल नंबर से रियल नंबर तक आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे थे। इसमें बेसिक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है, u क्रॉस u है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, इफ एक्स वाई जो है वो r में मौजूद है देन वाई एक्स भी उसका जो सिमेट्री लेने के बाद आना चाहिए वो भी उसी में मौजूद होना चाहिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अभी आप लोगों ने देखी है, उसको अगर हम रिलेशन की फॉर्म में देखें तो वो आप कैसे उसको देखते हैं, रिलेशन की फॉर्म में आता है इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जी बिलोंग्स टू आर देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इन दोनों कंडीशंस में अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो सेट रिलेशन सामने गिवन हो तो वो कंफ्यूज कर देते हैं। सिमेट्रिक को भी जब चेक कर रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे चेक करना है, या ट्रांजिटिव को भी। इसमें एक चीज देखें, इंग्रेडिएंट जैसे आप कोई खाने की चीज बना रहे होते हैं तो इंग्रेडिएंट्स पूरे ना हो तो वो कंप्लीट नहीं बनती होती, उसके रिजल्ट कंक्लूजन की तरफ आप लोग नहीं जा सकते। काफी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं खाने पीने की, जब चीजें आप बना रहे होते हैं इफ जो उसमें आ रहा होता है, अगर मैं कप ऑफ टी की बात करूं, इफ क्या आ रहा होता है उसमें 2 से 3 चीजें इफ के साथ आ रही होती है। वो कौन कौन सी 2 से 3 कंडीशंस हैं जो ट्रू हो तो फिर आगे हम रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। शाबाश, चाहे सब लोग तकरीबन पीते हैं। नहीं पीते, बनाने का तो मैं पूछ रहा, मैं पीने का पूछ रहा हूँ। पीने के हद तक तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें क्या क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके बगैर वो कुछ नहीं होती चाय। सर बताया ना, शुगर, मिल्क और टी बैग। अब आपकी आवाज आई, ठीक है जी। तो वो तीन, अगर तीन में भी डाल सकते हाँ वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, हैं। बट ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर वो कंप्लीट नहीं होती। तो वो जब तक इफ वाली जो मैंने कंडीशन कही है, 3 इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते तो आप देन की तरफ नहीं जा सकते। अब अगर आप वापस मैथ पे आ जाए, चाय से निकल आए, तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर एक्स वाई रिलेशन में मौजूद है देन हम क्या चेक करते हैं कि क्या वाई एक्स मौजूद है। अगर है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। अगर वाई एक्स नहीं मौजूद तो वो क्या कहलाता है, नॉट सिमेट्रिक। बट पहली कंडीशन क्या है कि पहले क्या होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए, फिर हमने इधर जाना है। अगर एक्स वाई नहीं है तो फिर सिमेट्रिक तो ऑटोमेटिकली वो है। नॉन सिमेट्रिक उस वक्त होगा जब ये तो हो लेकिन ये ना हो, ये ना होल्ड कर रहा हो। यहीं पे प्रॉब्लम आप लोग करते हैं। इस ट्रांजिटिव में भी यही चीजें हैं। अब ट्रांजिटिव में आपके पास 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि एक्स वाई उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है कि वाई जी भी उसमें मौजूद होना चाहिए ना, एंड आ रहा है। जैसे आप टी की बात कर रही हैं तो आप तीनों के इन बिटवीन कौन सी लगा रहे हैं, वो जिसको आप कंजक्शन कहते हैं, आई थिंक सो, वो कौन सी लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं कि वो तीनों पूरे होने चाहिए तब हम रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों पूरे होने चाहिए, एक्स वाई भी होना चाहिए और फिर वाई जी भी होना चाहिए। देन हम चेक करते हैं कि एक्स जी मौजूद है या नहीं। अगर ये एक्स जी भी मौजूद है तो फिर हम चले जाते हैं कि वो क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर ये इंग्रेडिएंट्स ही पूरे नहीं हो रहे तो फिर ये काउंटर एग्जांपल इसकी नहीं बनती, फिर हम डायरेक्टली कह देते हैं कि ट्रांजिटिव है। अगर ये हो और ये ना हो तो फिर नॉट ट्रांजिटिव। दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, फिर हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, फर्स्ट ट्रू हो जाए और सेकंड फॉल्स हो जाए। आपको फर्स्ट ईयर याद होगा, ट्रुथ टेबल आप लोग बनाते थे। इम्प्लीकेशन जो होती है ये इम्प्लाई ही है। इम्प्लीकेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीकेशन में आंसर फॉल्स कब आता है, इम्प्लीकेशन में आंसर फॉल्स उसी वक्त आ जाता है जब पहली फॉल्स ट्रू आ जाए और दूसरी क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। तो इसका आंसर क्या होता है, हमेशा इसका आंसर क्या होता है, फॉल्स जी। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ जाए और दूसरी फॉल्स आ जाए तो रिजल्ट क्या होता है,
फॉल्स आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इंग्रेडिएंट्स पूरे कर लिए हैं बट आपकी जो चाय है वो अच्छी नहीं बनी, तो आप लोगों को कोई अच्छी तारीफ सुनने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर ट्रू हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यही पे मैं आपको आगे लिख के दे देता हूँ। इफ रिलेशन आर satisfies all the three properties, then R is an equivalence relation। वो जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इसी से आगे हम पार्टीशन की तरफ जाते हैं। पार्टीशन कैसे डिफाइन करते हैं, दो जो सेट्स हैं, कोई भी सेट है सॉरी, उसके जो सबसेट्स हैं उसके अंदर पार्टीशन डिफाइन करते हैं। कलेक्शन पार्टीशन, आप पाक स्टडीज में अक्सर पढ़ते हैं पार्टीशन के वक्त ये हुआ। उस पार्टीशन का मतलब क्या होता है? तकसीम। शाबाश। और सेपरेशन। कौन कौन से सेपरेट हुए थे? जी, कौन कौन से सेपरेट हुए थे 1947 में? इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अब इसमें मैं आपको ये दोनों आपने माइंड में रखने हैं जो भी आप लोगों ने बताया कि पार्टीशन इन्होंने की थी। अभी इनकी आपने प्रॉपर्टीज माइंड में रखनी। क्या ये इस मैथमेटिकल डेफिनेशन पे ट्रू हो रही है नहीं हो रही? दो सेट्स जो है वो किसी एक सेट सिंगल फॉर्म पार्टीशन ऑफ सेट यू इफ क्या, पहली बात ये है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो, और सेकेंडली हम ये कह रहे होते हैं कि उन दोनों का यूनियन अगर लें तो वो एग्जैक्टली मेन सेट की इक्वल आ जाए। अब जरा दोनों जो आपने पार्टीशन वाली एग्जांपल दी है, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी है? नो सर। क्यों? डिस्पाइट ऑफ, आप उसको थोड़ी देर कश्मीर को साइड पे कर लें। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट आप क्या कह सकते हैं कि दोनों जो सेट्स हैं वो क्या है, डिसजॉइंट है। और दोनों सेट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, वो जो सब कॉन्टिनेंट पुराना आपके था वो कंप्लीट बन जाता है। ठीक है जी। तो अगर आप एक अपने डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, यहाँ पे आप क्लासरूम्स की बात करते हैं, आप तमाम रूम्स को जब आप डिस्कस करते हैं तो ये तमाम रूम्स जो हैं ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, पार्टीशन डिफाइन कर रहे हैं। कैसे पार्टीशन डिफाइन कर रहे हैं? जब हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी सेट आता है, और जब उन सब का यूनियन लेते हैं, ये यहाँ पे मैंने जस्ट 2 सेट्स की बात की है, ये फाइनाइट सेट्स हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, n सेट्स हो सकते हैं। n सेट्स जो हैं वो जब ज्वाइन करते हैं हम, वो अगर उन सब n सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए और उन सब का जो यूनियन है वो मेन सेट आ जाए, यूनियन क्या आ जाए, मेन सेट आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, वो सेट्स सारे जो सेट्स सबसेट्स हैं वो मिलके क्या डिफाइन कर रहे हैं, उस सेट के अंदर पार्टीशन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। सर इसमें यूनियन की कोई एग्जांपल दें। अभी आप एक चीज को अगर इग्नोर कर लें कि जो रिपीटर्स हैं आप लोगों के साथ नहीं है, फॉर द टाइम बिंग आप सपोज कर लें कि रिपीटर्स नहीं होते, एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप लोगों के जितने सेमेस्टर्स चल रहे हैं आप लोगों का आपस में कोई इंटरसेक्शन है? 1 से लेकर 8 तक आप लोगों के सेमेस्टर्स चल रहे हैं, आप उन रिपीटर्स को साइड पे कर लें, सपोज करें वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 8 सेमेस्टर में और 7 में एट सेम टाइम चल रहा हो? कोई नहीं होगा। तो आपका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। जब आप ये 8 सेमेस्टर को कंबाइन करते हैं तो आपका पूरा बीएस का बैच कंप्लीट हो जाता है। एक ही जगह पे जब पूरे तमाम सेक्शंस बैठे होंगे तो आप क्या कहेंगे, ये बीएस के एयर यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये पूरा सेट है। तो अगर एमफिल पीएचडी भी साथ बैठे हो तो आप कहेंगे
मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स का सेट है, तो उनको यूनियन लेने के बाद मेजर सेट आना चाहिए और उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो वो जो सेट्स होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, वो पार्टीशन डिफाइन करते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए मुझे एक इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। एक जो जनरल इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर हम कैसे इक्विवेलेंस, ये कांग्रेंस रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। कांग्रेंस रिलेशन अगर आपने नंबर थ्योरी थोड़ी बहुत डिस्कस की हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली हम कांग्रेंस रिलेशन एक डिफाइन करते हैं। मैं आप लोगों के साथ बुक का पेज भी बता दूंगा कि कहाँ से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, अब मैं इसको लिख नहीं रहा, इसमें दो, एक तो पार्टीशन आप ये डिफाइन कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 2, एक सेट आपका ये हो गया। ए सेट क्या हो गया, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि डिविजिबल बाय 2। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0, 2, प्लस माइनस भी, चले हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, स्कूल 0, 2 अप टू सो ऑन, ये आपको पता है कैसे सेट जाना है। बी सेट में ये डिफाइन करता हूँ, गिव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के वो वाले पॉजिटिव नंबर्स बताएं, पॉजिटिव इंटीजर्स बताएं जिनको जब हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए। बताएं कौन कौन से हैं। वो तो 2 ही है जस्ट। ऑड नंबर, तमाम ऑड नंबर्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ये दो सेट्स हो गए, ए सेट हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, बी सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इन दोनों के दरमियान कोई इंटरसेक्शन एलिमेंट आता है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आता है, नो, नहीं आता। इन दोनों का यूनियन क्या बनता है, इन दोनों का यूनियन ले लें तो क्या बनता है, पॉजिटिव नो इंटीजर। से पॉजिटिव लेके इंटीजर्स आ जाते ऑल हैं। पॉजिटिव ठीक है जी। अब ये जो हम ये कहते हैं कि ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, आपने रिलेशन क्या डिफाइन किया है, वो वाले इस सेट में एलिमेंट्स वो वाले आएंगे जो क्या होंगे, डिविजिबल बाय 2 होंगे। और इस बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो क्या होंगे, डिविजिबल बाय 2 बट रिमाइंडर क्या दें, 1 दें। डिवाइड One. 2 से डिवाइड करें तो वो क्या रिमाइंडर दें, 1 दें। तो ये सारे आपस में रिलेट कर रहे हैं और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। इस सेट को हम क्या कहते हैं, जो इस तरह से फॉर्म बनते हैं इसको हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। सर ये भी, इक्विवेलेंस क्लास दोबारा से बताएं। ये जो हमारे पास इस तरह से एलिमेंट्स बन जाते हैं एक एक रिलेशन के अकॉर्डिंगली, जो सब आपस में एक ही सेट में कंटेन कर रहे होते हैं, एक ही सेट में आ रहे होते हैं, वो इस फॉर्म में कांग्रेंस रिलेशन के अकॉर्डिंगली हम उसको इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। कांग्रेंस क्लास भी इसको कहते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये कांग्रेंट होते हैं, कांग्रेंस क्लासेस। कांग्रेंट की भी एक छोटी सी डेफिनेशन आगे आपको बता देता हूँ। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये भी कांग्रेंट होते हैं। सर ये एक क्लास से कैसे हो गया जबकि दोनों सेट्स में जो है वो डिफरेंट है। एक मिनट, कांग्रेस क्लासेस इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। इसमें जो ए में तमाम एलिमेंट्स है ना, इनको जब 2 से डिवाइड करें तो वो क्या रिमाइंडर देते हैं, जो ए के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं इनको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। 0। तो इन सब की प्रॉपर्टीज इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, सेम है। इसके अंदर जो तमाम एलिमेंट्स है जब हम इनको 2 से डिवाइड करते हैं तो उनका रिमाइंडर क्या आता है, 1। 1। ये सारे क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो इधर हमने एक क्लासिफिकेशन कर दी। ये बेसिकली हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में से हमने खुद से क्राइटेरिया डिफाइन किया, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्लासेस बना ली हैं। अब इसकी एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट में सपोज कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जिसके लिए कंडीशन है, सपोज एज की कंडीशन अगर आप लगा देते हैं कि ये इस एज से इस एज वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, या सेमेस्टर की कंडीशन लगा देते हैं कि जो 7 और 8 वाले स्टूडेंट्स होंगे वो ये काम करेंगे,
सेकंड जो नंबर पे आएगा सपोज उनको ये 6 5 और 6 वाले वो ये काम करेंगे, थर्ड और फोर्थ वाले इस तरह करके अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो वो जो मतलब जो एक क्लास होगी जिसमें 6 और 7 और 8 स्टूडेंट्स वाले 7 और 8 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या है, सेम प्रॉपर्टी है। जो कंडीशन उन पे डिफाइन की गई, जो क्राइटेरिया उन पे लगाया गया वो उन सब पे होल्ड कर रहा है। जो क्राइटेरिया उस 7 8 पे लगाया गया है वो उसके हर स्टूडेंट पे ट्रू हो रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो उसको क्राइटेरिया को वायलेट कर रहा हो। अगर आप 5 6 पे इसकी अलग से सेपरेट आपने एक पोर्शन बना दी है 5 6 के लिए, तो उनके ऊपर भी वो क्राइटेरिया जो 5 6 के लिए डिफाइन किया गया 5 6 सेमेस्टर के लिए वो ट्रू हो रहा होगा हर एक स्टूडेंट पे। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, कि वो जो पूरा सेट पड़ा है उसके अंदर जो तमाम एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। तो ये दोनों सेट्स क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये दोनों सेट्स एक तो इटसेल्फ क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, दूसरा नाम इनका क्या होता है, कांग्रुएंस क्लासेस हैं, और ये दोनों इस सेट की क्या डिफाइन कर रहे हैं, पार्टीशन डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है और इन दोनों का यूनियन लें तो मेन सेट बन जाता है। एक और मैं इनके ऊपर सेट जी बोलें। सर ये दोबारा बता दें जो अभी आपने एग्जांपल दी है क्लासेस वाली। एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करने लगा। मैं सी एक सेट डिफाइन करता हूँ, सी इस तरह से डिफाइन करता हूँ, एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 3। जी बताएं, डिविजिबल बाय 3 बताएं। 3 6 मुझे 1 2 स्टूडेंट्स की जस्ट आवाज आ रही है, बाकी रिकॉर्डिंग 9 कर रहे हैं। 12 15 इस सेट में ये एलिमेंट्स आएंगे। दूसरा सेट में डिफाइन करता हूँ कि वो वाले एलिमेंट्स रिमाइंडर गिव रिमाइंडर 1 जब व्हेन डिवाइडेड बाय 3। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, और इससे पहले वाला कौन सा आएगा जी, पहले 4 ही आएगा। पहला 4 होगा ना, 1 बी 1 4 आगे। सो इसमें 1 तो नहीं आएगा ना सर? इसमें 0 भी आएगा, इसमें 0 भी आएगा, 0 भी 3 से डिविजिबल। सर 1 कैसे हो सकता है जब आप 4 में आएगा ना? 1 को हम फिर किधर लेके जाएंगे, ये 1 को बीच में ही रखना है। सर वो दोनों में नहीं आता तो फिर इसमें तो ही डाल सकते हैं ना। इसमें ये मुझे बताएं, यहाँ पे जब आप 4 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 4 को यहाँ से 3 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा? 1 तो वो इधर इंक्लूड होगा नहीं। 1 आगे 4 आगे कौन सा आएगा 7 के बाद 10, फिर ये n दूसरा सेट बन गया। इसके बाद ई सेट बना है। ई सेट में आपने क्या करना है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स इसके जो कि रिमाइंडर क्या दे दें 2 दे दें। एक इटसेल्फ 2 तो हमने लिख ही देना है। 2 से आगे कौन से एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11। 11 अब मुझे ये बताएं कि जो बस काफी है। अब ये मुझे बताएं कि जो सी डी और ई है इनके आपस में कोई कॉमन आ रहा है एलिमेंट? नो। इन तीनों का यूनियन क्या आ रहा है? सब इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहा है। और इनमें जो एलिमेंट्स पड़े हैं यहाँ पे, अगर फर्स्ट सी सेट की बात करें, सी सेट के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स पड़े हैं इसकी 3 के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी सेम है। इन सब को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। इसके अंदर जो तमाम एलिमेंट्स पड़े हैं इनका जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। इसके अंदर जितने एलिमेंट्स पड़े हैं उनको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? सर होल्ड अ सेकंड,
जी सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी स्टेटमेंट ही ये है कि हम लोगों ने वही नंबर्स अपने सेट्स के अंदर रखने हैं जिनका रिमाइंडर बनना है, तो जब ऑब्वियस सी बात है वही चीज़ है, तो हम उसी चीज़ को दोबारा क्यों, आई मीन आप वही रीज़न दे के आप कह रहे हैं कि ये जो है। अब आपने काम करना है, मैं एक कंडीशन आपको डिफाइन करके दे देता हूँ, आपने 4 के अकॉर्डिंगली सेट ऑफ इंटीजर्स को चेक करना है कि आपके पास क्लासेस क्या क्या बनती जाती हैं। डिविजिबल बाई 3 मैंने बात की है ना, डिविजिबल बाई 2 बात की है, आपने क्या चेक करना है? डिविजिबल बाई 4 एंड डिविजिबल बाई 6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर वहां से आपको मिलेगा कि क्या ये हमेशा ऐसे होता है, ऑब्वियस होता है, ठीक है जी। तो आप उसमें आपको काउंटर एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएगी कि हर केस में ऐसे नहीं होता, ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब आपका यहाँ पे जो है वो आज चले आप उसको खुद देखेंगे, फिर आप मुझसे डिस्कस कर लेना कि उस केस में क्या आता है, ठीक है जी। ये जो हमारे पास आती हैं ये क्या होती हैं, कांग्रेस क्लासेस या इक्विवेलेंस क्लासेस, हम इसको ये क्लासिफिकेशन हम इनकी कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स में हम एक सेट को डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर सेपरेट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब रिलेशन की मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिसमें आप क्लासेस मुझे दिखाएंगे कि उसमें क्लासेस उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस किस तरह से आ रही हैं। एक रिलेशन में आपको डिफाइन कर देता हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन की, चले मैं आपको एग्जांपल साथ दे देता हूँ। द रिलेशन ये वाला, इस रिलेशन को आप क्या कहते हैं? लेस आर इक्वल। इसमें अगर मैं प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ, आप वॉइस नहीं बंद करें, अगर मैं प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स में, ए जो है एलिमेंट, क्या वो लेस आर इक्वल टू ए होता है? हर एलिमेंट अपने यहाँ क्या होता है, इक्वल होता है या क्या इक्वल होता है ना। इसका मतलब क्या है कि ये ए जो है वो बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन में, वो जो भी रिलेशन मैंने ये वाला डिफाइन किया हुआ है इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे दूसरी चीज आप लोगों ने बतानी है कि अगर सिमेट्रिक हमारे पास ये जैसे है, सिमेट्रिक में इफ ए जो है वो सपोज आपके पास गिवन है लेस आर इक्वल टू बी, देन इज इट ट्रू बी इज लेस आर इक्वल टू ए?